आज तो मैं अपनी पसंद के पकवान बनाकर अपने ससुराल वालों का दिल जीतकर इस घर की बेस्ट बहू बन जाऊंगी। आज हमारी पहली रसोई है। अब क्या बनाऊं ऐसा खाने में कि सबको खाना पसंद आ जाए और सब मेरी वाह वाह करने लग जाएं। सोच पूनम। अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है, इस बात को लेकर जेठानी पूनम और देवरानी कविता दोनों परेशान हो रहे थे। तभी दोनों की अमीर सास मेनका रसोई में आती है। बहुआ, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए तुम दोनों अपने हाथों से बढ़िया से स्वादिष्ट खाने की व्यवस्था करो। हम भी देखते हैं कि तुम दोनों में से सबसे अच्छा स्वाद किसके हाथों में है। जी माँ जी। और हाँ, खाना ज्यादा ही बनाना। पता है ना, हमारा परिवार 20 लोगों का परिवार है, तो 20 लोगों के हिसाब से ही खाना बनाना। मेनका बाहर चली जाती है। जेठानी जी, हम चिकन बिरयानी, छोले भटूरे और पूरी बना लेते हैं। ये सारे पकवान मुझे बहुत पसंद है। तभी पूनम की नजर रसोई में रखे तंदूर पर पड़ती है। नहीं कविता, हम तंदूरी गोभी पराठा, सब्जी और थोड़े राइस बना लेते हैं। मैं तंदूरी गोभी पराठा बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। नहीं नहीं जेठानी जी, ये सब नहीं बनाएंगे हम चिकन बिरयानी, छोले भटूरे और पूरी ही बनाते हैं। तेरे पकवान हम रात की रसोई में बना लेंगे, पर अभी हम तंदूरी गोभी पराठा और सब्जी बनाते हैं। तू अगर मेरे हाथ के बने तंदूरी गोभी पराठे खाएगी ना, तो पराठों के साथ साथ तू अपनी उंगलियां भी चबा जाएगी। नहीं जेठानी जी। अब खाना बनाने को लेकर दोनों देवरानी जेठानी में बहस छिड़ जाती है। देवरानी कहती है मेरी पसंद के पकवान बनेंगे, तो वहीं जेठानी भी देवरानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। ठीक है, किसकी पसंद का खाना बनेगा ये हम टॉस करके तय कर लेते हैं। तभी कविता अपने हाथ में एक सिक्का लेती है। जेठानी जी, अगर हेड आया तो मेरी पसंद के पकवान बनेंगे और अगर टेल आए तो आपकी पसंद के पकवान बनेंगे। मंजूर है? हाँ मंजूर है। तभी कविता सिक्का उछालती है और जब सिक्का नीचे गिरता है तो सामने टेल था। देखा, किस्मत में भी यही लिखा है कि आज पहली रसोई मेरी पसंद के ही पकवान बनेंगे। चल अब हम शुरुआत तंदूरी गोभी पराठे से करते हैं। मुझे नहीं आते तंदूरी गोभी पराठे बनाना। मुझे आते हैं, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जा। सबसे पहले तू ये सारी गोभी को अच्छे से मिक्सी में बारीक पीस ले। ससुराल वाले काफी अमीर थे, इसलिए रसोई में हर चीज काफी ज्यादा मात्रा में रखी हुई थी। तभी कविता एक बोरी में से कई सारी गोभियां निकालती है और उन्हें हाथों से तोड़कर मिक्सर में पीसने लगती है। अच्छा भला हम चिकन बिरयानी बनाते, ये कहाँ फंसा दिया जेठानी जी ने मुझे। इधर जेठानी पूनम उस स्टील के तंदूर में कोयले डालकर उन्हें अच्छे से जलाकर तंदूर को गर्म करने लगती है। ये तंदूर तो खुद ही गर्म हो जाएगा। अब मैं मैदा और आटा साथ में गूंथ लेती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी अपने काम में लगे हुए थे। आधे घंटे बाद देवरानी कविता ने बहुत सारी गोभी को पीसकर एक बड़े से बर्तन में रख दिया था। इतनी सारी गोभी अगर मेरे मायके में बनेगी तो हम सब उसे 20 दिनों तक खाएंगे। अब 20 लोगों का परिवार है, उसके हिसाब से हमें पराठे बनाना होगा। तभी तीनों पीसी हुई गोभी को आटे मैदे में मिक्स कर लेती हैं और कविता हाथों से पराठे बेलकर पूनम को देती जाती है और पूनम उन तंदूरी गोभी पराठों को तंदूर के अंदर रखती जाती है। 1 घंटा हो गया और अब तक 20 ही पराठे बन पाए हैं। अच्छा भला हम चिकन बिरयानी बना लेते, एक ही बर्तन में आराम से बन जाती बिरयानी। इतना झमेला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी हमें। कविता, हम कहाँ रोज रोज तंदूरी गोभी पराठा बनाने वाले हैं। अब एक दिन की ही बात है ना, तो बना लेना बहन पराठे। एक बात सुन लीजिए जेठानी जी, रात का खाना मेरी पसंद का बनेगा, समझिए आप? हाँ बाबा ठीक है, चल अब जल्दी जल्दी पराठे बेल। पराठे बेल बेल कर कविता की हालत खराब होती जा रही थी। फिर क्या था, जैसे तैसे दोनों मिलकर 60 तंदूरी गोभी के पराठे बना लेते हैं। तभी कविता थकान के कारण रसोई के फर्श पर ही लेट जाती है। हाँ बाप रे बाप, इतने सारे पराठे अगर मैं किसी होटल या ढाबे के लिए बेलती तो मुझे 10,000 रुपए मिल जाते थे। तभी रसोई में मेनका आती है। पूनम बहू, मेरी मासी जो पास के शहर में रहती है ना, उनके पूरे परिवार वाले हमारे घर आए हैं। वो तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाए थे, इसलिए अब मिलने आ गए हैं। तो अब तुम उन लोगों के लिए भी खाना बना दो। कोई नहीं माँ जी, 1-2 लोगों का और बढ़ना है ना, खाना बन जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बहू, मासी जी के परिवार वाले 1-2 लोग नहीं आए, बल्कि उनके परिवार के 15 सदस्य हमारे घर पर आए हैं। तुम्हें और 15 लोगों के लिए खाना बनाना है। क्या 15 सदस्य? धीरे बोल बहू, मेहमान लोग बाहर ही बैठे हैं। अरे इतने लोग किसके परिवार में होते हैं यार। यहाँ पराठे बेल बेल कर मेरी हालत खराब हो गया और ऊपर से 15 लोग आ गए। कविता चुप हो जाओ। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम बना देते हैं खाना। मेनका बाहर चली जाती है। और बनाइए पराठे, देखिए और बढ़ गए लोग। अब जाने देना बहन, चल बना लेते ना थोड़े और पराठे। मैं नहीं बेलूंगी अब पराठे, मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। तभी दोनों फिर से और 30 तंदूरी गोभी पराठे बना लेती हैं। तभी मेनका फिर से रसोई में आती है। अरे बहुओं, वो तुम्हारी बुआ सास है ना, तो उनके भी परिवार के 15 सदस्य यहाँ आए हैं। पूरे 50 लोगों का खाना तुम्हें बनाना है।
ये सुनकर कविता गुस्से में आग बबूला हो जाती है। अरे यहाँ पराठे बेल बेल कर हमारे हाथों का सत्यानाश हो गया और आपके घर मेहमान आने बंद ही नहीं हो रहे हैं। क्या आपका पूरा खानदान आज यही आ रहा है क्या? बहू जुबान संभाल कर बात कर। माँ जी हम तो तंदूरी गोभी के पराठे बना रहे हैं और अब गोभी खत्म हो चुकी है। मार्केट यहीं पास में है बहू, ये ले पैसे और पीछे के दरवाजे से जाकर 20-30 किलो गोभी लेकर आ। पूनम मेनका से पैसे लेकर पास के मार्केट में आती है और वहाँ से 30 किलो गोभी खरीद कर घर ले आती है। कविता रसोई में ही सो चुकी थी। अरे कविता उठ कविता, मैं बहुत थक चुकी हूँ जेठानी जी, मुझे सोने दीजिए। अरे ऐसा क्या करती हो कविता, बस थोड़े ही तो पराठे बनाने हैं हमें, देख बस आज के दिन की बात है, मेरी खातिर थोड़ी तकलीफ उठा ले बहन। तभी जेठानी की बात मानकर कविता उसके साथ और तंदूरी गोभी के पराठे बनाने में लग जाती है। 1 घंटे बाद 50 लोगों के लिए 150 तंदूरी गोभी पराठे और 2 बड़े पतीले भरकर सब्जी और चावल बनाकर दोनों देवरानी जेठानी रसोई से बाहर आते हैं। तो बाहर मेनका और उसके परिवार के 20 सदस्य और 30 मेहमान ये सब थे। अब इन पूरे 50 लोगों से घर के हॉल में काफी भीड़ हो चुकी थी। इतने सारे लोग, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लगा है यहाँ। बहू खाने की व्यवस्था हुई कि नहीं? सब लोग खाने की राह देख रहे हैं। जी ससुर जी खाना बन गया है। माँ इतने सारे लोग कैसे हॉल में बैठ पाएंगे? हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ। माँ जी हम सबको छत पर बिठाकर खाना खिला देते हैं, वहाँ सब लोग आराम से बैठ जाएंगे। हाँ सही कहा तुमने पूनम। माँ हम छत पर बिछान करते हैं, आप सब मेहमानों को ऊपर लेकर आइए। थोड़े समय बाद पूनम और कविता सारा खाना लेकर छत पर आते हैं। छत पर 50 लोग 3 लाइनें लगाकर बैठे थे। एक लाइन में सारी महिलाएं थीं, दूसरे में सारे आदमी लोग और तीसरी में सारे बच्चे बैठे हुए थे। तभी पूनम और कविता दोनों मिलकर सारे लोगों को एक एक करके खाना परोसते हैं। अरे वाह बहू, तुमने तो कितना स्वादिष्ट तंदूरी गोभी के पराठे बनाए, अच्छे पराठे तो हमने आज तक नहीं खाए। सच कहा आपने मासी जी, वाकई में ये तंदूरी गोभी पराठे बहुत ही स्वादिष्ट है। मन कर रहा है कि सारे पराठे मैं अकेला ही खा जाऊं। सब लोग पराठों की बड़ी तारीफ करते हैं। कविता भाभी, पूनम भाभी, आप दोनों ना इस घर की बेस्ट भाभी आओ। सच में ऐसे मजेदार तंदूरी गोभी पराठे तो हमने आज तक नहीं खाए। ये सुनकर पूनम बहुत खुश होने लगती है। फिर क्या था, सारे लोग भूखे शेरों की तरह वो पराठे एक के बाद एक गपागप खाते जाते हैं। ये देखो ऐसे खा रहे ये पराठे जैसे जीवन में कभी इन्हें पराठे खाने को ही नहीं मिले। जैसे तैसे मिनटों में ही सब सारा खाना खा जाते हैं। थोड़े समय बाद सब घर के हॉल में बैठे थे और पूनम कविता रसोई में झूठे बर्तनों के ढेर के सामने खड़े थे। इतने सारे बर्तन अब कैसे धोए इन्हें? मेरे तो हाथ ही नहीं उठ रहे हैं अब, पर धोना तो हमें ही पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, सारे झूठे बर्तन पीछे वाली पानी की टंकी में डाल देते हैं, ये पानी में अपने आप ही धुल जाएंगे। तभी दोनों सारे झूठे बर्तन एक बड़ी सी पानी की टंकी में डालकर घर के हॉल में सबके पास आकर बैठ जाती हैं। पूनम के ससुराल वाले बहुत ही अमीर लोग हैं। शाम का समय। कविता बहू मेरे लिए कड़क अदरक वाली चाय बना दे। अरे यार फिर से काम। बहू हम सबके लिए चाय बना दो। जी माँ जी। चल कविता। सुनो बहू, दोपहर के खाने में तुमने जो तंदूरी गोभी के पराठे बनाए थे मेरे लिए और बना दो अभी वैसे पराठे। अब दोपहर में इतनी भीड़ में मुझे ज्यादा पराठे खाने को नहीं मिल पाए थे। बहुओं मैं अभी चाय के साथ तंदूरी गोभी पराठे खाऊंगी। फिर क्या था, एक एक करके हर कोई तंदूरी गोभी पराठे की मांग करने लगता है। ये सुनकर कविता और पूनम दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी दोनों रसोई में आती हैं। देख लीजिए जेठानी जी आपकी हरकत का परिणाम, और बनाइए तंदूरी गोभी के पराठे। देखिए कैसे वाह वाह कर रहे हैं सब आपकी। होटल में खाना बनाने वाले नौकरों की तरह हालत हो गई हमारी। अब हो गई यार मुझसे गलती, जाने देना। अब भूखे शेरों को मांस का टुकड़ा खिलाकर आपने उन्हें उस चीज का आदी बना दिया। अब फिर से हमें इतने सारे तंदूरी पराठे बनाने होंगे। अगर मुझे पता होता कि इन सबको मेरे पराठे इतने अच्छे लगेंगे कि ये लोग दोबारा हमें पराठे बनाने के लिए कहेंगे तो मैं कभी तंदूरी गोभी के पराठे नहीं बनाती। तभी दोनों मिलकर घर से बाहर सब्जी मार्केट में एक सब्जी वाले के पास आती है। भैया जी 50 किलो गोभी देना। 50 किलो? किसी की शादी है क्या? इतनी सारी गोभी क्यों लग रही है आपको? अरे तुम गोभी दो ना यार, चुपचाप फालतू में बकवास करके टाइम पास क्यों कर रहे हो? हाँ देता हूँ। दोनों 50 किलो बोरी भरकर गोभी घर ले आते हैं और फिर से रसोई में बैठकर तंदूरी गोभी पराठे बनाने लगते हैं। थोड़े समय बाद बाहर से मेनका की आवाज आती है। अरे बहुओं पराठे बने कि नहीं, जल्दी लाओ चाय पराठे, सब राह देख रहे हैं। कविता जा तू ये 10 पराठे और चाय बाहर देकर आ, मैं तब तक दूसरे पराठे बनाती हूँ।
कविता एक थाली में 10 पराठे लेकर जैसे ही बाहर आती है तो बाहर बैठे सभी लोग एक साथ उन पराठों पर टूट पड़ते हैं। सब पराठे एक दूसरे से छीनने लगते हैं। अरे छोड़ो पराठे, पहले घर के बुजुर्ग पराठे खाएंगे। दादी माँ, आप दूसरे ले लेना पराठे, ये पराठा तो मैं ही खाऊंगा। सब पराठों के लिए लड़ने लगते हैं। क्या भुक्कड़ किस्म के लोग हैं ये, ऐसा लग रहा है जैसे कभी इन्हें पराठे ही मिले नहीं। कविता रसोई में आती है और अब इसी तरह वो बार बार पराठे लेकर बाहर आने लगी और सबको पराठे देने लगी। करीब शाम के 6 बजे तक सब चाय पराठे खा लेते हैं। इधर कविता और पूनम रसोई में बैठे चाय पी रहे थे। कैसे भुक्कड़ लोग हैं ये सब, हमारे लिए एक पराठा तक नहीं बचाया इन लोगों ने। मेरे हाथ और पीठ बहुत दर्द कर रही है। चल कविता, कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। हाँ जेठानी जी, सवेरे से पराठे बना बनाकर पूरा बदन दर्द करने लगा है। दोनों जैसे ही रसोई से बाहर आती हैं। बहुओं कहाँ जा रही हो? माँ जी, हमारा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, हम थोड़ी देर कमरे में आराम करने जा रहे हैं। बहुओं, घर में गंदे कपड़े पड़े हैं, घर की सफाई करनी है। देखो बच्चों ने घर में कितना कचरा फैला रखा है। कविता बहू तू घर की सफाई कर दे और पूनम बहू तू वॉशिंग मशीन में कपड़े धो दे। अरे क्या एक ही दिन में हमारी जान ले लोगे क्या? क्या कहा? कुछ नहीं माँ जी, करती हूँ मैं सफाई। तभी दोनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। 1 घंटे बाद दोनों का काम खत्म हो जाता है। बहुओं, सफाई और कपड़े धोना हो गया? जी माँ जी, हो गया। अच्छा, अब जाकर रात के खाने की व्यवस्था कर दो, मेहमान लोग खाने की राह देख रहे हैं। क्या फिर से खाना? अरे माँ जी, अभी 1 घंटा पहले ही तो इन सब ने पेट भरकर पराठे ठूसे और फिर से इन्हें भूख लग गई। बहू धीरे बोल, कोई मेहमान सुन लेगा तो क्या कहेगा। तभी वहाँ मीनाक्षी की बहू कावेरी आती है। पूनम बहू, रात के खाने में भी अगर तू तंदूरी पराठे मिल जाते तो अच्छा। गोभी आटा दोनों खत्म हो चुके हैं और पूरे मार्केट में कहीं भी गोभी नहीं मिल रही है। क्या? हम गोभी के पराठे तो नहीं बना पाएंगे, हम सबके लिए पुलाव बना देते हैं। जैसे तैसे दोनों रसोई में आकर पुलाव बनाती हैं। अब दोनों इतनी थक चुकी थीं कि वो खाना बनाते बनाते रसोई में ही सो जाती हैं। अगले दिन दोनों घर में सफाई करना, कपड़े धोना, ये सब करने के बाद फिर से सबके कहने पर तंदूरी गोभी के पराठे बनाते। अब इसी तरह 3 से 4 दिनों तक दोनों बहुएं रोज रोज 50 लोगों के लिए तंदूरी गोभी के पराठे बना बनाकर परेशान हो जाते हैं। एक शाम दोनों रसोई में थीं। जेठानी जी, ये मेहमान तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज रोज हमें तंदूरी गोभी के पराठे बनाने को कहते जा रहे। पता नहीं कहाँ से आपने इन लोगों को तंदूरी गोभी के पराठे खिलाकर इन्हें पराठों की लत लगा दी। हाँ यार, इन लोगों ने तो हमें पागल बनाकर रख दिया। ऊपर से मेहमान लोग भी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे, यहीं दब कर सब बैठ गए हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ जेठानी जी। अगर मुझे पता होता कि इन्हें पराठे खिलाने के बाद हम पर ऐसी भयानक आफत आने वाली तो मैं पहले ही दिन पराठों में जहर मिलाकर इन सबको जान से मारकर जेल में जाकर बैठ जाती थी। बस ना यार, तू कितना सुनाएगी मुझे। अब कुछ सोच कि कैसे इन मेहमानों को यहाँ से भगाया जाए। दोनों कुछ सोचने लगती हैं। एक उपाय है जेठानी जी, जिससे सारे मेहमान यहाँ से खुद ही भाग जाएंगे। अच्छा, कैसा उपाय? अपना कान आगे कीजिए, मैं आपको सब बताती हूँ। कविता पूनम के कान में धीरे से कुछ कहने लगती है। थोड़े समय बाद, अरे वाह वाह कविता, क्या बढ़िया उपाय बताया तूने। अरे ये उपाय तो सच में बहुत कमाल का है। दोनों काफी खुश होने लगती हैं। अगले दिन सब घर के हॉल में बैठे थे। कविता बहू, पूनम बहू, जाओ हमारे लिए चिकन बिरयानी, तंदूरी गोभी के पराठे और साथ में पालक की सब्जी बना दो। ये देखो, शमशान जाने का समय आ गया इनका और इन्हें इतने सारे पकवान खाने हैं। लगता है इनका टिकट तो कटाना ही पड़ेगा। रोहन जी, घर में गोभी की सब्जी नहीं है, आप सब्जी लेकर आइए ना। थोड़े समय बाद रोहन कई सारी गोभी लेकर घर आता है और कविता पूनम रसोई में इस बार मजे से सबके लिए खाना बनाते हैं। जेठानी जी, आज पहली बार खाना बनाते समय हमें इतना मजा आ रहा है। सही कहा कविता, बड़ा शौक है ना इन सबको तंदूरी गोभी पराठे खाने का। आज हम इन्हें ऐसे पराठे खिलाएंगे ना कि ये जीवन भर याद रखेंगे। अब ये दोनों क्या करने वाले हैं, ये देखने के लिए तो हमें बने रहना होगा इस कहानी में। करीब 2 घंटे बाद सारा खाना, पराठे, सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है। अच्छा जेठानी जी, मैं आती हूँ, आप सबको अच्छे से खाना खिला देना। कविता घर से बाहर चली जाती है। थोड़े समय बाद पूनम सारा खाना लेकर छत पर आती है और सबको खाना परोसती है, जिसके बाद सब मजे से खाना खाते हैं। पूनम बहू, कविता बहू कहाँ गई? माँ जी, वो मसाला लाने गई है, आती ही होगी। थोड़े समय बाद सब मिलकर वो सारा खाना खा लेते हैं। मजा आ गया भाई आज तो। बहुत ही स्वादिष्ट पराठे थे आज के भी। तभी कविता वहां आती है। सबने खाना खा लिया? हाँ बहू, सबने खाना खा लिया।
जेठानी जी, मैंने आपको जो पिसा हुआ गोभी का चूरन फेंकने के लिए कहा था वो आपने फेंक दिया था ना? मुझे कब कहा था तुमने? अरे मैं मसाले लाने जा रही थी, तब जाते समय मैंने आपको कहा था ना कि जेठानी जी ये पिसा हुआ गोभी का चूरन बाहर फेंक देना। अरे पर मैंने नहीं सुनी थी ये बात, क्यों, क्या हुआ? अरे उस गोभी के चूरन में एक छिपकली पंखे से कट कर गिर गई थी और उस छिपकली के टुकड़े उस चूरन में मिल गए थे। क्या? अरे बाप रे, उस चूरन के तो मैंने तंदूरी गोभी के पराठे बनाकर सबको खिला दिए। क्या? अरे बाप रे, इसका मतलब हमने छिपकली के टुकड़े मिले पराठे खा लिए? ये क्या कर दिया आपने जेठानी जी, अब सब मारे जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं मरना। अरे कोई मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। सब जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी सारे मेहमान अपने अपने गांव भाग जाते हैं और पूनम कविता के ससुराल वाले सब एक हॉस्पिटल में आते हैं जहां डॉक्टर सबका चेकअप करते हैं। अब घबराने जैसी कोई बात नहीं है, हमने सबको दवाई दे दी है, अब किसी को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सब घर आते हैं और सारे मेहमान वहां से जा चुके थे। बाल बाल बचे, आज तो हम बहुओं, अब से तुम दोनों रसोई के काम नहीं करोगी। हम आज ही अपने घर में 2 खाना बनाने वाले नौकरों को लगा लेते हैं। हाँ बहुओं, आज से तुम खाना नहीं बनाओगी। ये सुनकर दोनों बहुएं खुशी से झूम उठती हैं। रात का समय, कविता पूनम दोनों कविता के कमरे में थे। देखा जेठानी जी से कहते दिमाग का खेल, कैसे मैंने झूठी छिपकली की बात कहकर सारे मेहमानों को यहाँ से भगा दिया। बेचारे सब समझ रहे थे कि पराठों में सच में छिपकली के टुकड़े हैं, पर पराठों में तो कोई छिपकली के टुकड़े नहीं थे, वो तो मेहमानों को भगाने के लिए हमारा नाटक था। दोनों ने सबसे झूठ कहा था कि पराठों में छिपकली के टुकड़े हैं, पर असल में उसमें छिपकली के टुकड़े थे ही नहीं। ये तो बस मेहमानों को वहां से भगाने के लिए दोनों ने झूठ कहा था। सो ऑडियंस, हमने तो झूठ का सहारा लेकर पराठे बनाने जैसे मुश्किल काम से बच गए, पर आप अपने घर में ये उपाय इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। इस बात से किसी को गहरा धक्का भी लग सकता है, इसलिए घर पर ऐसे तरीके इस्तेमाल मत कीजिए। धन्यवाद हमारी कहानी देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली नई किसी मजेदार कहानी के साथ।